दो भाइयों की किस्मत का खेल। किसी गांव में दो भाई रहते थे। बड़ा भाई अशरफ बेहद अमीर था। आलीशान हवेली, कीमती घोड़े और सोने चांदी से भरी तजवरियां उसके रबूत बदबे का सबूत थे। छोटा भाई बशीर एक सीधा साधा आदमी था जो मेहनत मजदूरी करके किसी तरह अपने बीवी बच्चों का पेट पालता था। अशरफ अपने दौलत पर बेहद मगरूर था और हमेशा बशीर को उसकी गुर्बत के ताने देता। सूरज की सनहरी करने जमीन को आखिरी सलाम कर रही थे और आसमान सरखी माइल होने लगा था। अशरफ अपनी आलीशान हवेली के बाहर खड़ा था। इसके पहलों में एक सफेद चमकदार घोड़ा खड़ा था जिसकी जीन पर सोने के नक्शुंगार बने थे। पीछे एक सिक्योरिटी गार्ड मुस्ताद खड़ा था। इसके हाथ में बंदूक थी और नजरें मुसलसल हवेली की तरफ थी, जैसे कोई खजाने की रखवाली कर रहा हो। सामने मामूली से कपड़ों में मलबूस बशीर खड़ा था। उसके चेहरे पर सब्र की झलक थी, मगर आंखों में दबी हुई चिंगारी भय दिखाई दे रही थी। अशरफ ने हकारत से मुस्कुराते हुए कहा, बशीर, क्या देख रहे हो? हैरान हो रहे हो मेरी शान शौकत पर? हा 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 हा। देखो, ये हवेली, ये आलीशान दरो दीवार जो बादशाहों के महलात को भी शर्मंदा कर दें। उसके दरवाजे के अंदर कदम रखने के लिए भी तुम्हें शायद कई बार सोचना पड़े। अशरफ ने घोड़े की लगाम थोड़ी सी खींची। घोड़ा जोर से हिनहिनाया और जमीन पर अपना सम मारा। अशरफ ने फख्र से उसकी गर्दन थपथपाई और बशीर की तरफ तंजिया नजर डाली। ये घोड़ा देख रहे हो? ये कोई आम घोड़ा नहीं, आली नस्ल का है। सिर्फ रईसों और बादशाहों के पास ऐसे घोड़े होते हैं। तुम्हारे पास तो शायद कोई पुराना बीमार सा गिधा भी ना हो, है ना? अशरफ ने अपनी गर्दन सीधी की और अपना हाथ गले की तरफ ले गया, जहां एक मोटी चमकदार सोने की चीन झलक रही थी। उसने चीन को अंगलियों में पकड़कर हल्का सा खींचा और बशीर के सामने लहराया। ये चीन खालिस सोने की है, दुनिया के महंगे तरीन जीवरात में शुमार होती है। तुमने तो शायद इतनी कीमती चीज ख्वाब में भी ना देखी हो। एक आम आदमी की पूरी जिंदगी की कमाई भी शायद इसके एक हिस्से के बराबर ना हो। तुम जैसे लोग इन चीजों को सिर्फ बाजार में शोकेस में ही देख सकते हैं। तुम्हारे लिए सोना शायद बस शादी ब्याह के मौका पर जीवर की दुकानों में नजर आने वाली चीज है, मगर मेरे लिए ये मामूली बात है। जब चाहूं एक नई चीन खरीद सकता हूं, जब चाहूं सोने की अंगूठियां और ब्रेसलेट पहन सकता हूं। और तुम्हारी जेब में शायद आज भी चंद रुपए पड़े होंगे जो तुम पूरे हफ्ते चलाने की सोच रहे होगे। हा हा हा। अशरफ ने कहा, अशरफ, तुम्हें वाकई लगता है कि ये सब कुछ तुमने अपनी मेहनत से हासिल किया है? तुम्हारी ये सोने की चीन, ये हवेली, ये घोड़ा, सब कुछ तुम्हारी किस्मत की दीन है? नहीं, ये सब मेरा भी था। ये मेरा भी हक था जो तुमने छीन लिया। ये चीन शायद सोने की हो, मगर तुम्हारे जमीर पर पड़ी जंजीर भी बन चुकी है। तुम उसे फख्र से दुखा रहे हो, मगर तुम्हें मालूम भी है कि तुमने ये सब कैसे हासिल किया। धोखा देकर, हक मार कर, इंसाफ को रौंद कर। ये घोड़ा, ये हवेली, ये नौकर, सब कुछ तुमने जायदाद पर नाजायज कब्जा करके लिया। अगर हमारे वालिद की जायदाद इंसाफ से तकसीम होती तो आज में भी तुम्हारे बराबर खड़ा होता, मगर तुमने अपना भी लिया और मेरा भी, और आज मुझे गुर्बत का ताना दे रहे हो। याद रखो अशरफ, दुनिया में किसी का भी वक्त हमेशा एक सा नहीं रहता। आज तुम अमीर हो, मैं गरीब हूं, मगर वक्त बदलने में देर नहीं लगती। दौलत साथ नहीं जाती और गुरूर का अंजाम हमेशा बुरा होता है। दौलत का नशा ज्यादा देर नहीं चलता अशरफ, और जब ये नशा टूटेगा तो तुम्हें एहसास होगा कि असल दौलत सूना आजमीन नहीं, बल्कि वो सुकून है जो तुमने खुद अपने हाथों से खो दिया है। अशरफ अपने सफेद घोड़े पर हवेली के अंदर चला गया, जबकि बशीर वहीं खड़ा गर्द गुबार को बैठते देखता रहा। उसकी आंखों में दुख था, मगर हिम्मत अब भी बाकी थी। उसने मिठी भेंची और दिल ही दिल में कोई फैसला कर लिया। वक्त गुजरता है। कुछ महीने बीत गए। अशरफ की दुलतावर तिकबर में कोई कमी ना आई, बल्कि वो हावर ज्यादा गरूर में आ गया था।
दूसरी तरफ बशीर अपनी मेहनत से कुछ ना कुछ कमाने की कोशिश कर रहा था, मगर गरबत ने इसकी जिंदगी को आजमाइश बना दिया था। इसकी बीवी बीमार हो चुकी थी और बच्चों के पास खाने को कुछ न था। एक रात जब भूख हद से बढ़ गई तो उसकी बीवी ने अल्तजा, बशीर, कब तक यूं ही खाली हाथ घर आते रहोगे? कब तक हम दूसरों की नज़र करम के मोहताज रहेंगे? तुम्हारा भाई शाहाना जिंदगी गुजार रहा है और हम 2 वक्त की रोटी को तरस रहे हैं। ये देखो हमारे बच्चे, उनके पास पहनने को ढंग के कपड़े नहीं, पैबंद लगे कपड़ों में वो दूसरों के बच्चों को अच्छे अच्छे लिबास पहने देखते हैं तो उनकी आंखों में हसरत के आंसू आ जाते हैं। मैं जानता हूँ कि तुम कैसी अजियत में हो, मैं जानता हूँ कि हमारे बच्चे भूख और हसरत में जी रहे हैं, मगर मैं कर भी क्या सकता हूँ? ये सब कुछ मेरा भी था, मेरा भी हक था, मगर अशरफ ने सब छीन लिया, जमीन भी, हवेली भी, सुकून भी। और हम उन काविशों के बावजूद खाली हाथ रह गए। जब भी गांव में निकलता हूँ लोग मुझे तरस भरी नजरों से देखते हैं। सब जानते हैं कि मेरा हक मारा गया है, मगर कोई मेरे साथ खड़ा होने को तैयार नहीं। आज भी मैं बाजार गई थी, दुकानदार ने मेरी तरफ यूं देखा जैसे मैं खैरात मांगने आई हूं। जब मैंने उधार मांगा तो इसने साफ इनकार कर दिया। यह गुर्बत तो हम पर मुसल्लत की गई है बशीर। हमारे पास भी सब कुछ था, हमारे बच्चे भी खुशहाल जिंदगी गुजार सकते थे, मगर अशरफ ने हमें अंधेरों में धकेल दिया। कितनी बार सोचा कि कहीं जाकर काम कर लो, मगर लोग मुझे हिकारत से देखते हैं। तुम्हारी बीवी हो, नौकरानी नहीं। मगर गुर्बत ने हमें इस हाल तक पहुंचा दिया है। हर रात बच्चे भूखे सोते हैं, मैं उनकी चीखें दिल में दबा लेती हूँ, मगर कब तक ये दुख सहती रहूंगी? कब तक ये जिंदगी ऐसे ही गुजरेगी? मैंने तुम्हें हमेशा सब्र की तलकीन की, मगर अब सब्र का पैमाना लबरेज हो चुका है। कब तक हम दूसरों के तर्ज पर जिगे? कब तक लोग हम पर रहम करते रहेंगे? क्या हम यूं ही जिंदगी गुजार देंगे? क्या हम सब्र करते करते मर जाएंगे? तुम कुछ करोगे? तुम अब भी खामोश रहोगे? मैं मजदूरी कर कर के थक चुका हूँ बीवी। दिन भर खून पसीना बहाता हूँ, मगर तब भी इतना नहीं कमा पाता कि हमारे बच्चे अच्छा खा सकें, अच्छा पहन सकें। अशरफ आज शान और शौकत में रह रहा है, नौकर उसके दरवाजे पर खड़े हैं, मेहमान इसकी हवेली में बैठे हैं, और मैं इस हाल में हूँ कि लोग मुझसे नजरें चरा लेते हैं। लेकिन मैं कमजोर नहीं हूँ, मैं अपनी किस्मत के साथ धोखा नहीं होने दूंगा। ये गुर्बत हमारा मुकद्दर नहीं थी, हमें लूटा गया है। मैं अपनी जमीन वापस लूंगा, अपनी इज्जत वापस लूंगा, चाहे मुझे इसके लिए किसी भी हद तक जाना पड़े। अब मैं खामोश नहीं बैठूंगा, बहुत हो चुका। मैं अशरफ को उसके किए का जवाब देने पर मजबूर कर दूंगा। सुबह का वक्त है। सूरज की किरणें आहिस्ता आहिस्ता जमीन पर फैल रही हैं। हल्की हल्की ठंडी हवा चल रही है। परिंदे चहचहा रहे हैं, मगर बशीर के दिल में सुकून नाम की कोई चीज नहीं। वो अपने खेत के किनारे खड़ा जमीन पर नजरें जमाए खुद से बातें कर रहा है। ये जमीन मेरे बाप की जमीन थी, मेरे दादा की जमीन थी, मगर आज मैं खुद इस पर खड़ा होने के काबिल नहीं हूं। मैं ही इस जमीन का वारिस था, मगर अब ये सब अशरफ की मलकियत कहलाती है। मेहनत मैंने की, पसीना मेरा बहा, हाथ मेरे जख्मी हुए, मगर फसल अशरफ की गोद में जा गिरी। इंसाफ कहाँ है? हक कहाँ है? क्या गरीब आदमी के नसीब में सिर्फ महरूमियां ही लिखी है? नहीं, मैं मजीद ये जुल्म बर्दाश्त नहीं करूंगा। मैं अपनी जमीन वापस लूंगा, मैं अपनी इज्जत वापस लूंगा। अगर दुनिया इंसाफ नहीं देगी तो मैं अपना हक छीन लूंगा। बशीर तेज कदमों से चलता हुआ गांव के चौराहे पर पहुंचता है। सूरज जाब का फिबलंद हो चुका है। चौराहे पर चंद गांव वाले मौजूद हैं जो आपस में बातें कर रहे हैं। जैसे है बशीर वहां पहुंचता है, कुछ लोग करकरस के तरफ देखते हैं। वह अपने गुस्से को काबू में रखने की कोशिश करता है, मगर उसके चेहरे पर बेबसियावर गुस्से के आसार नमाया। बशीर, क्या इस गांव में कोई है जो इंसाफ की बात करे? क्या किसी में हिम्मत है कि वो जुल्म के खिलाफ आवाज उठाए? गांव वाले हैरान होकर एक दूसरे को देखने लगते हैं। कुछ लोग दबे दबे अंदाज में सरगोशियां करने लगते हैं। हाजी रहमत, जो हमेशा गांव के फैसलों में अहम किरदार अदा करते थे। बशीर बेटा, क्या हुआ है?
तुम इतने गुस्से में क्यों हो? हाजी साहब, आप सब जानते हैं कि मेरे साथ क्या हुआ है। मेरी जमीन, मेरा घर, मेरी जायदाद, सब कुछ अशरफ ने अपने कब्जे में ले लिया और हम दर दर की ठोकरें खा रहे हैं। बेटा, मैं जानता हूं कि तुम्हारे साथ ज्यादती हुई है, मगर गुस्से में कोई फैसला करना ठीक नहीं होता। सब्र से काम लो। क्या मैं सारी जिंदगी सब्र ही करता रहूं? क्या इंसाफ सिर्फ अमीरों के लिए होता है? मैंने सालों मेहनत की, लेकिन आज मैं अपनी जमीन पर खड़ा भी नहीं हो सकता। आखिर कब तक मैं ये नाइंसाफी बर्दाश्त करता रहूं? बेटा, मैं तुम्हारा दुख समझ सकता हूं, मगर जो मामला बरसों पुराना हो, उसे यूं जज्बात में आकर नहीं सुलझाया जा सकता। लेकिन हाजी साहब, अगर आज मैं खामोश रहा तो कल कोई और भी किसी गरीब का हक छीन लेगा। मैं अपना हक वापस चाहता हूं, चाहे कुछ भी हो। अगर आज भी मुझे इंसाफ ना मिला तो फिर मैं खुद अपना हक लेना जानता हूं। बात ठीक है। अगर तुम्हें इंसाफ चाहिए तो हम गांव की पंचायत में तुम्हारी बात रखेंगे। शाम को सब बुजुर्ग बैठेंगे और फैसला करेंगे। जो हक पर होगा वही जीतेगा। सूरज आस्ता आस्ता अपनी रोशनी खो रहा है, मगर गांव के चौराहे पर लोगों का जमगफीरा इकट्ठा हो चुका है। मर्द, औरतें, बच्चे सभी अपनी अपनी जगह खड़े या बैठे हैं। हाजिर हिम्मत तख्त पर बैठे हैं और उनके दाएं बाएं गांव के माजिज बुजुर्ग मौजूद हैं। दरमियान में एक तरफ बशीर खड़ा है, जिसकी आंखों में उम्मीद और गुस्से की चमक है, जबकि दूसरे तरफ अशरफा अपने नौकरों के साथ मगरूर अंदाज में खड़ा है। गले में सोने की चमकदार चीन झोल रही है। हाजी साहब ने पंचायत का आगाज करते हुए हाथ बुलंद किया और सबको खामोश होने का इशारा दिया। आज हम सब यहाँ एक अहम मामले को सुनने और इस पर फैसला करने के लिए इकट्ठे हुए हैं। बशीर का दावा है कि अशरफ ने इसकी जायदाद पर नाजायज कब्जा कर रखा है। अशरफ, तुम्हें इस बारे में क्या कहना है? हाजी साहब, ये जमीन, ये जायदाद, सब कुछ कानून के मुताबिक मेरे नाम है। बशीर को अगर इतना ही एतराज था तो तब क्यों खामोश था जब बंटवारा हो रहा था? अब जब मैं अमीर हूं तो उसे अपनी जमीन याद आ गई। खामोश इसलिए था क्योंकि मुझे अपने भाई पर भरोसा था। मुझे लगता था कि वो मेरा हक मारने का नहीं सोचेगा, मगर मुझे क्या पता था कि जो भाई मेरे साथ बचपन में खेलता था वही मेरा सब कुछ छीन लेगा। बशीर, तुम्हारे पास कोई सबूत है कि ये जमीन वाकई तुम्हारी थी? सबूत? मेरे पसीने के कतरे इस मिट्टी में मिले हुए हैं। मेरे बाप का साया इन दरख्तों पर आज भी है। मेरा सबूत ये जमीन खुद है। गांव के सब बुजुर्ग जानते हैं कि ये जायदाद मेरे बाप की थी और हमें बराबर का हिस्सा मिलना था, मगर अशरफ ने धोखे से सब अपने नाम करवा लिया। अगर जमीन ही सबूत होती तो दुनिया में किसी को कागजात की जरूरत ना पड़ती। बातें बनाने से कुछ साबित नहीं होगा। हाजी साहब, फैसला करें, क्या इसके पास कोई कानूनी दस्तावेज है? हम ये फैसला रातों रात नहीं कर सकते। हमें इस मामले की गहराई में जाना होगा। कल सुबह हम गांव के तमाम बुजुर्गों और गवाहों से बात करेंगे और उसके बाद फैसला सुनाया जाएगा। का दिन सुबह का सूरज निकल चुका है। गांव के चौराहे पर एक बार फिर लोग जमा हो रहे हैं। हाजिर हिम्मत अपनी मखसूस जगह पर बैठे हैं। उनके दाएं बाएं गांव के माजिज बुजुर्ग मौजूद हैं। आज का दिन फैसला कुन है। बशीर की आंखों में उम्मीद और बेचैनी है, जबकि अशरफ पर सुकून लेकिन अंदरूनी बेचैनी में मुब्तला नजर आ रहा है। आज हम सब इस मुकदमे का फैसला करने के लिए जमा हुए हैं। रात भर हमने गांव के बुजुर्गों से मशवरा किया और पुराने गवाहों से बात की। हमने कोशिश की कि सच्चाई सामने आए। अब फैसला सुनाया जाएगा। हमने तमाम पहलुओं को देखा। गांव के कई बुजुर्गों ने गवाही दी है कि बशीर का बाप वाकई इस जमीन का मालिक था और बंटवारा बराबर होना चाहिए था। लेकिन कुछ कानूनी कागजात में ये जमीन अशरफ के नाम दर्ज हो चुकी है। इसका मतलब ये है कि कानूनी तौर पर जमीन अशरफ के नाम है, मगर अखलाकी तौर पर बशीर का भी इस पर हक बनता है। तो क्या मेरा हक मारा जाएगा? क्या इंसाफ नहीं होगा? अगर मेरा बाप इस जमीन का मालिक था तो फिर मैं बेघर क्यों हूं?
अशरफ, कानून के मुताबिक ये जमीन तुम्हारे नाम है, मगर गांव के सब लोग जानते हैं कि तुमने धोखे से सब कुछ हथिया लिया था। हम तुम्हें हुक्म नहीं दे सकते, मगर ये जरूर कहेंगे कि अगर तुम में जरा सी भी शराफत बाकी है तो बशीर को उसका हक दो। मेरे पास जो है वो कानून के मुताबिक मेरा है। अगर बशीर को कुछ चाहिए तो अदालत जा सकता है। मैं अपना 1 इंच भी किसी को नहीं दूंगा। ये सुनते ही बशीर की आंखों में आंसू आ जाते हैं। हाजी रहमत गहरी सांस लेते हैं, जबकि गांव वाले बेचैनी से एक दूसरे को देखते हैं। कुछ लोग अशरफ के खिलाफ बोलने लगते हैं, जबकि कुछ खामोश खड़े हैं। हाजी साहब, मैंने कोई धोखा नहीं दिया। जो कुछ भी है कानून के मुताबिक है। अगर बशीर को अपना हक चाहिए तो वो अदालत जा सकता है, मगर मैं किसी गांव की पंचायत के दबाव में नहीं आऊंगा। मेरे पास जो है वो मेरा है। कानून मेरी हिमायत करता है और मुझे किसी को कुछ देने की जरूरत नहीं। बशीर जो चाहे कर ले, मैं अपना 1 इंच भी किसी को नहीं दूंगा। अशरफ, अदालत में जाने के लिए पैसे चाहिए, वकील चाहिए, वक्त चाहिए, और तुम अच्छी तरह जानते हो कि ये सब मेरे पास नहीं। मगर याद रखो, हक दबाया जा सकता है, खत्म नहीं किया जा सकता। मैं ना सही, मेरी आने वाली नस्लें तुमसे ये जमीन छीन कर रहेंगी। ये जमीन मेरे बाप की थी, इस पर मेरा भी इतना ही हक था जितना तुम्हारा। तुमने सिर्फ कागजों में नाम लिखवा लिया, मगर सच्चाई कभी कागजों की मोहताज नहीं होती। अशरफ, याद रखो, दुनिया की अदालतों में शायद तुम्हारा हक साबित हो जाए, मगर अल्लाह की अदालत में धोखा नहीं चलता। तुमने ये जमीन हासिल कर ली, मगर क्या तुमने इज्जत भी हासिल कर ली? गांव वाले तुम्हें किस नजर से देख रहे हैं, ये महसूस कर सकते हो। गांव वालों, हमने इंसाफ की कोशिश की, मगर अशरफ अपने फैसले पर कायम है। मगर याद रखना, जो जमीन जुल्म से ली जाए वो कभी सुकून नहीं देती। आज अशरफ शायद जीत गया हो, मगर असल जीत वक्त करेगा। और बशीर, तुम हिम्मत ना हारना, क्योंकि अल्लाह की लाठी बेआवाज होती है। ये तुम्हें क्या हो गया है अशरफ? तुम तो हमेशा पंचायत से सर उठाकर आते थे, आज क्यों ऐसे लग रहे हो जैसे हार गए हो? ज़ैनब, जो आज पंचायत में हुआ वो मैं कभी सोच भी नहीं सकता था। सब गांव वाले मेरे खिलाफ हो गए हैं। हाजी रहमत, जिसकी बात को हमेशा इज्जत दी जाती है, वो भी मुझ पर इल्जाम लगा रहा था। मगर हुआ क्या? आज बशीर ने सबके सामने मेरी हकीकत बयान कर दी। उसने कहा कि मैंने धोखे से जमीन हथियाई और गांव के बुजुर्ग भी उसकी हिमायत कर रहे थे। सब मुझे अजीब नजरों से देख रहे थे, जैसे मैं कोई चोर हूं। मगर तुम्हें क्या फिक्र? जमीन तो तुम्हारे नाम है, कानून तुम्हारे साथ है। गांव वाले कुछ भी कहें, इससे क्या फर्क पड़ता है? फर्क पड़ता है ज़ैनब, बहुत फर्क पड़ता है। मैं चाहे दुनिया के कानून में जीत गया हूं, मगर अपने अंदर झांकता हूं तो वहां सिर्फ एक हारा हुआ शख्स नजर आता है। हकीकत यही है कि मैंने धोखे से सब कुछ हासिल किया। ये जमीन, ये हवेली, ये दौलत, ये सब मेरा नहीं था। मैंने बस मौका देखकर सब कुछ अपने नाम कर लिया। ये तुम क्या कह रहे हो अशरफ? इतने सालों बाद तुम्हें ये सब याद आ रहा है, तो अब तुम क्या करना चाहते हो? क्या वाकई बशीर को इसका हक देना चाहते हो? हाँ, क्योंकि आज मैंने अपने भाई की आंखों में वो दर्द देखा जो मैंने इसे दिया था। मैं बरसों से ऐशो इशरत की जिंदगी गुजार रहा हूं, जबकि वो दर दर की ठोकरें खा रहा है। और अब गांव वाले भी मुझे अच्छा इंसान नहीं समझते। ज़ैनब, मैंने सब कुछ पा लिया, मगर मैंने अपनी इज्जत खो दी। मैं नहीं जानता, मैं बस ये जानता हूं कि मेरा दिल अब ये बोझ बर्दाश्त नहीं कर सकता। रातों को नींद नहीं आती, सुकून खत्म हो गया है। और आज जब मेरे खेत जल रहे थे, तब मुझे लगा जैसे मेरा अंजाम करीब है। ज़ैनब, मैंने बहुत बड़ा जुल्म किया है,
और शायद अब वक्त आ गया है कि मैं इस जुल्म को खत्म कर दूं। अशरफ बशीर के पास आता है और अपनी गलतियों का एतराफ करता है। बशीर, मैं जानता हूं कि मैंने तुम्हारे साथ बहुत ज्यादती की है। मैं बरसों से जुल्म कर रहा था और तुम हर बार चुपचाप सहते रहे, मगर अब मुझसे और बर्दाश्त नहीं हो रहा। मैं तुमसे मुआफी मांगने आया हूं भाई। ये तुम क्या कह रहे हो अशरफ? क्या वाकई तुम्हें अपने किए का एहसास हो गया है? ओह, सच कह रहा हूं भाई। मैंने जमीन पर नाजायज कब्जा किया, तुम्हारा हक मारा और तुम्हें दर दर की ठोकरें खाने पर मजबूर कर दिया। मगर अब मैं सब कुछ ठीक करना चाहता हूं। मैं ये सब कुछ तुम्हें वापस देना चाहता हूं। ये कैसे मुमकिन है? क्या वाकई तुम अपना सब कुछ छोड़ने के लिए तैयार हो? ये सब मेरा नहीं था बशीर, ये सब हमारा था। मैंने अकेले सब कुछ अपने नाम कर लिया, मगर हकीकत यही है कि तुम्हारा भी इसमें बराबर का हक है। आज से वो हवेली सिर्फ मेरी नहीं बल्कि तुम्हारी भी है। तुम, तुम्हारी बीवी और तुम्हारे बच्चे मेरे साथ वहां रहेंगे। हम एक ही घर में खुशी खुशी रहेंगे जैसे माँ बाप के वक्त में रहते थे। ये सुनकर दिल को यकीन नहीं आ रहा अशरफ। जो शख्स बरसों अपने हक के लिए तरसता रहा हो, वो एक ही लम्हे में इतनी बड़ी खुशखबरी कैसे कबूल कर सकता है? मुझे पता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए नफरत होगी, मगर मैं चाहता हूं कि हम सब कुछ भूलकर एक नई जिंदगी शुरू करें। तुम जानते हो कि हमने कितने दुख झीले हैं। मेरी बीवी, मेरे बच्चे, सब तुम्हारी वजह से मुश्किलात में रहे, मगर फिर भी मैंने तुम्हारे खिलाफ बद्दुआ नहीं की। शायद इसीलिए आज अल्लाह ने तुम्हारे दिल में नरमी डाल दी है। जब मैंने आज अपनी हकीकत को तस्लीम किया तो दिल को सुकून मिला। जो दौलत नाजायज तरीके से हासिल की जाए वो कभी खुशी नहीं देती। मैंने बरसों अपनी रूह को धोखे में रखा, मगर अब मैं मजीद ये बोझ नहीं उठा सकता। भाई, अगर दिल साफ हो जाए तो देर से मिलने वाली खुशी भी बड़ी होती है। मैं तुम्हें मुआफ करता हूं। मुझे नहीं चाहिए दौलत, मुझे नहीं चाहिए जमीन। मुझे सिर्फ मेरा भाई वापस चाहिए था, जो आज मेरे सामने खड़ा है। हमें अब माजी की तलखियों को भूलकर आगे बढ़ना है। माँ बाप ने हमें अलग होने के लिए नहीं, बल्कि एक दूसरे का सहारा बनने के लिए पैदा किया था। मुझे मालूम है कि गांव वाले भी मुझसे नाराज हैं, मगर मैं चाहता हूं कि मैं न सिर्फ तुम्हारा बल्कि सबका दिल भी जीतूं। मैं अपनी गलतियों का अजाला करूंगा। साथ माँ बाप के बाद हमें एक दूसरे का सहारा बनना था, मगर मैंने अपनी खुद गर्जी में तुम्हें तकलीफ दी। अब मैं चाहता हूं कि हम भाई बनकर रहें, न कि दुश्मन बनकर। क्या तुम मेरा हाथ थाम कर मेरे साथ इस सफर में चलने के लिए तैयार हो? हाँ अशरफ, मैं तुम्हारे साथ चलने के लिए तैयार हूं। हम एक साथ रहेंगे, एक ही घर में, एक ही छत के नीचे, जैसे हमेशा रहना चाहिए था।